आदाब नाजरीन, ये सेशन मैं सबसे पहले रंजीत जी का और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस सेशन में जैसा कि रंजीत जी ने बताया, कहानी न हो तो इसके सिलसिले में कोई भी शख्स जो इस दुनिया में पैदा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, पढ़ा हो या न पढ़ा हो, किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो या न हो, लेकिन उससे भी सवाल किया जाए कि अगर कहानी न हो तो क्या होगा, तो वो भी 10-20 मिनट 25 मिनट बोल सकता है। उसे कहानी से दिलचस्पी उसे ही नहीं बल्कि बच्चों तक को और बूढ़ों तक को और सबको होती है। तो इस सेशन में हमारे दरमियान मौजूद हैं रिजवान और जामिया मिलिया के प्रोफेसर खालिद जावेद साहब, मशहूर नॉवेलिस्ट, अब शॉर्ट स्टोरी राइटर और थिंकर, उर्दू के बहुत ही जानी मानी हस्ती, और इसी के साथ बहुत कोहना मश्क, अफसाना निगार, नावल निगार और थिंकर हमारे सामने मौजूद हैं मोहसिन खान साहब और मैं मौला बख्श। तो मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले 2-4 बातें आपसे, सिर्फ कि गुफ्तगू शुरू हो जाए, लिहाजा मैं 2-4 सवालात एग्जेजरेशन के तौर पर मैं खुद से पूछना चाहता हूं, ताकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो उनका जहन जरखेज हो जाए और तैयार हो जाए। बार्थ ने, रोला बार्थ बहुत बड़ा क्रिटिक है, वो कहता है कि दुनिया में अदब की जितनी भी सिनफें हैं उसको पहचानने के लिए क्लासरूम में जाना पड़ेगा या किसी उस्ताद से सीखना पड़ेगा, तब वो जान पाएगा कि क्या गज़ल होती है, क्या कसीदा होता है, किसको चौपाई कहते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है जिसे किसी को जानने की, क्लासरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। नस्र का कोई जुमला, एनी सेंटेंस ऑफ प्रोज आप जब कहेंगे तो तकरीबन नस्र का सबसे ज़्यादा मशहूर जुमला जो कहानी का होगा वो फौरन आदमी पहचान लेगा। जैसे तीसरे जमात या दूसरे जमात के बच्चे से कहा जाए एक राजा था, एक जुमला है, और पूछा जाए कि ये किस सिन्फ का जुमला है, तो उस जुमले को एक्सट्रैक्ट करके वो बता देगा कि ये कहानी का जुमला है। इससे पता चलता है कि इससे पढ़ने और पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे और आपके डीएनए में शामिल है। हमारी डीएनए तैयार ही होती है कहानी से, हमारी सोच तैयारी होती है। जितनी भी एकेडमिक्स की बातें होती हैं वो पहले तैयारी होती है कहानी के थ्रू। तो आज कहानी की अहमियत और कहानी पर बात करने के लिए हमारे दरमियान खुद कहानीकार लोग मौजूद हैं और मैं एक शिकस्ता बस्ता कहानी पढ़ने वाला कारी हूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी गुफ्तगू खालिद जावेद साहब से शुरू करना चाहता हूँ। खालिद जावेद साहब ने जब कहानियाँ लिखनी शुरू की तो हमारे यहाँ मॉडर्निज्म और का तकरीबन उसकी आखिरी बेला थी मॉडर्निज्म की, और एक धमक थी माबादे जदीद कहानियों के आने की। उस दरमियान खालिद जावेद और मोहसिन खान और नई नस्ल के रिजवान साहब तो खैर माबादे जदीद दौर के ही कहानीकार हैं। तो खालिद जावेद के यहाँ कहानी के साथ साथ एक दानिश्वराना रंग जो उसके पैरेलल में चलता रहता है या जो कमेंट चलता रहता है इनके नरेशन के साथ, यानी कुछ दूर तक कहानी कह देते हैं और कहानी के साथ साथ दूसरा जुमला शुरू करते हैं और 1-1.5 सफ़े वो कहानी पर तबसरे करते हैं। ये अंदाज आपको कहानी के लिए कैसे सूझा और आपने इसमें कहानी के लिए क्यों जरूरी करार दिया? हाँ, तो सबसे पहले तो ये कि मौला बख्श असीर साहब जब साथ में हों और मॉडरेटर की हैसियत से हों तो कहानीकारों की कहानियों के पर जल जाते हैं। जाहिर है कि ऐसा पहला ही सवाल इस तरह का और कहानी की सिंथ पे ऐसा कमेंट, मतलब
क्या कहा जाए मौला के बारे में, और हमें फ़ख्र है कि हमारे दोस्त हैं। और देखिए एक तो चीज़ ये थी कि जो देखिए इसमें बहुत उलझे हुए ये कुछ सवालात हैं। मैं हाँ वो एक तो ये कि ये जो असनाफ जो 100 साल से जो असनाफ की जो जकड़बंदी है वो अदब के अंदर उस तरह की कहाँ से होगी, जबकि साइंस तक के जो फार्मूले हैं वो सब बदलते रहते हैं। तो वो अब जो बहुत पहले जो एडगर एलन पो ने कह दिया या साम माम ने कह दिया और तासुर वैदत की बात कर दी, तमाम चीज़ वैदत तासुर की जो बात, तो एक तो मेरे जहन में ये था कि साहब देखिए कि एक तो ये था कि एक चीज़ कहीं से सुन ली हमने, एक जगह सुन ली और वो आ गई कि वो कहानी की बुनियाद तो वाक़या होती है। मुझे हमेशा ये लगा कि अगर कहानी की बुनियाद वाक़या ही बनाई जाएगी तो फिर बड़ी सतही कहानियां भी सामने आने का डर है, क्योंकि वाक़या तो फिर ठीक है, मतलब वो तो वाक़या तो कम होते हैं ना, लेकिन इंसानी ज़िंदगी के साथ सूरत हाल ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो जो सिचुएशंस और इवेंट का जो फ़र्क था, एक तरफ तो इवेंट है, लेकिन मेरा ख्याल ये था कि इंसानी ज़िंदगी हर वक्त किसी न किसी जहनी सिचुएशन से या खारजी सिचुएशन से जकड़ी हुई है। आप क्या कहेंगे कि काफका का जो अफसाना है जिसके बारे में लोगों ने कहा कि वो साहब वाक़या बड़ा भयानक है कि एक आदमी जो है वो काकरोच से बदल गया, वाक़या भयानक नहीं है। अब वो वाक़या तो जो हुआ वो हुआ, आप सिचुएशन देखिए कि वो तो सिचुएशन बयान कर रहा है ना। तो दूसरी चीज़ ये हुई कि वाक़ये के चक्कर में हम लोगों ने दूसरों के घरों में सीढ़ियाँ लगा लगा के उनके घरों में झांकना शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर दाल पक्की है कि मुर्गा। क्या बात कही आप, वाह 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 वाह। दाल पक्की है कि मुर्गा, जबकि अपनी जो वो जिस सिचुएशन में खुद घिरे हुए थे उसकी कभी बात नहीं की, और जब बात की तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट वे में की, इस तरह से की कि जो जिन कहानियों के बारे में आपने कहा कि वो कहानियाँ क्या थीं, नस्री नज़में बन गई, उसमें से फिर बयानिया गायब हो गया, या फिर और फिर वो इसलिए कि वो एक फैशन बन गया था। तो अगर आपका कोई ज़ाती तजुर्बा है, रूहानी तजुर्बा है उस तरह का, जैसे अनवर सज्जाद का था, तो उसने कोपल लिखी बिल्कुल बिल्कुल एक बार बिल्कुल या 2 बार। अहमद हमीश की एक कहानी है मक्खी, हाँ, या ये कि कहानी मुझे लगती है, बाकी कहानियां तो नहीं लिख पाए वो। लेकिन जब दूसरे लोगों ने उनकी तकलीद के अंदर जो है वो कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, तो ये 2-3 चीज़ें, मतलब जिस वक्त मैं कहानी लिख रहा था तो ये 2-3 चीज़ें थी कि भाई ये वैदत तासुर को मैंने सोचा कि पहले तो सदमा पहुंचाया जाए जी, जानबूझ के इसको। दूसरी चीज़ ये कि सिचुएशंस को बिल्कुल सामने रखा जाए जी, और हर वक्त हमें और दूसरी चीज़ ये है कि कहानी के साथ साथ जिसको कि बुरखेज़ है, बुरखेज़ ने मेरी बड़ी तरबियत की, तो वो कहानी अपनी जगह है, लेकिन मौला साहब मामला ये है कि कहानी की जो अपनी मेटाफिजिक्स है, मैकेनिक्स नहीं, मैकेनिक्स तो हम लिख रहे हैं, जो उसकी अपनी मेटाफिजिक्स है कहानी की, माँ बादु तबियात जो है कहानी की कह लीजिए, आप अदब की कह लीजिए, वो हाशिए पे कहीं मौजूद होना चाहिए, जो कि आपने देखा है कि माँ बाप जदीद दौर में सबसे बड़ी चीज़ बनी, बिल्कुल, जिसको लेके के फिर बाकायदा पैरोडीज। अब तो ये है कि भाई जो आपके क्लासिकल लिटरेचर है उसकी पैरोडी लिखी जाती है, उसमें आपने भारत का जिक्र किया जी जी, वो उसकी एक वो खुद उसने भी लिखी है कहानियां जी, तो उस कहानी का नाम है द गेम्स इन द फंस जी। तो गेम्स इन द फंस के वो ये कहता है कि कुछ है कुछ नहीं, सिर्फ परम्यूटेशन एंड द कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम एक जबान के अंदर मौजूद हैं और वो जबान में जो कुछ भी होता है तो वो मिजाजी तौर पर होता है, तो ये एक खेल की तरह है जो हम खेल रहे हैं। बिल्कुल आपने देखा, तो मैंने कहा भाई हम भी खेल खेलेंगे अपना, हर एक को अपना खेल खेलने की, बिल्कुल बिल्कुल जब और फिर ये बात तो उसने ये भी कहा कि दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि इससे पहले नहीं कही जा चुकी, उसका पैराया अलग हो सकता है उसका, लेकिन ऐसी कोई चीज़ आप निकाल नहीं सकते जो कि आपने बिल्कुल। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक गेम खड़ा करना है, एक खेल। आपको क्रिकेट मैच हमेशा से खेला जाता रहा है, बिल्कुल वो तो खेला ही जा रहा है, उसके रूल तो वही मतलब रहेंगे ना, वही पिच है, वही बल्ला है, वही गेंद है, लेकिन लोग आते ही जाएंगे जाते जाएंगे। तो ये जो मैदान था इसके अंदर ये सोचा। बिल्कुल। तो खालिद जावेद साहब, आपने बहुत खूबसूरती से इस बात की तरफ इशारा किया कि सीधे तरीके से कहानी कही जाती है। एक कहानी वो होती है, एक हिकायत होती है जिसमें मानी तय होता है। लालची कुत्ता, अब इसको साबित करना है कि कुत्ता लालची कैसे है, ये हिकायत होती है, कहानी होती है, सीधे लकीर की कहानी होती है, अंत में कोई सबक मिलता है। हम लोग जिस कहानी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं वो दास्तान भी नहीं है, और दास्तान हो भी तो दास्तान मुनक़लिब होने वाली जो सूरत हाल के तहत जो कहानियाँ लिखी जाती है, जिसको शॉर्ट स्टोरी
नॉवेल वगैरह कहते हैं, जो हमारे ज़माने की बात है। तो मैं फिक्शन की बात है, हम फिक्शन की बात कर रहे हैं, उस कहानी की बात नहीं कर रहे हैं जिस कहानी के बारे में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन वो कहानी एक टूल्स के तौर पर, एक रजिस्टर के तौर पर शॉर्ट स्टोरी में और नॉवेल में इस्तेमाल होता है। एज सच वो कहानी नहीं होती है, वो एक टूल्स होती है कहानी की। तो मोहसिन साहब से सवाल करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, दो, और बहुत मुख्तसर जवाब चाहूँगा। एक तो ये है कि आपके शॉर्ट स्टोरी में तो नहीं, कहीं कहीं शॉर्ट स्टोरी में, लेकिन आपके नॉवेल में मर्डर सीन बहुत हैं। ये जो आपका आर्किटाइपिकल कंसेस अक्सर रिपीट हो रहा है, मर्डर सीन, चाहे वो मौत की किताब हो, वहां भी तकरीबन मर्डर जैसा माहौल है, खून और धब्बे और ये सब चीजें। और उसके अलावा आप एक बहुत ही भयानक कत्ल का मंजर आपके नावल नेमत खाना में है। शायद किसी कमजोर नावलिस्ट ने अगर उसे लिखा होता तो बिल्कुल ही नावल बर्बाद हो सकता था, लेकिन आपके पूरे नावल का की जान वही सीन है, तो वो मर्डर का सीन है। दूसरे ये कि आपका जो पानी एक खंजर पानी में, इसमें कई मर्डर्स हैं। तो ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्टोरी राइटर के नाते, कि आप इसके थ्रू, मैसेज तो आपने बहुत अच्छा दिया है, आपके जहन में ये चीजें कैसे आ रही हैं? एक बात मैं ये मानता आया हमेशा, बहुत ही मुख्तसरन कहूँगा, इनफरादी ज़िंदगी जो आदमी की होती है और इज्तिमाई ज़िंदगी, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो हिमाकतें इनफरादी ज़िंदगी में होती हैं, वही हिमाकतें हम देखते हैं कि जब इज्तिमाई ज़िंदगी में होती हैं तो फिर सियासी हिमाकतें कहलाती हैं। कभी कभी वो कायनाती जो मतलब एक कॉस्मिक फॉलीज के अंदर बदल जाती हैं। तो मैं दोनों चीज़ों को कुछ ये मान के चलता हूँ कि जुज़ और कुल वाला मामला नहीं है, जुज़ में कुल और कुल में जुज़ नज़र आना चाहिए। तो जो जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, तशद्दुद को उस तरह से पेंट नहीं किया गया, वायलेंस को उस तरह से पेंट नहीं किया। मुझे लगता था कि ये चीज़ खाली है, नहीं दो हमारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन अगर बहुत सही बात, रेप वेप के मंदिर तो आ गए हैं, बिल्कुल वो भी ये कहना चाहिए कि फिसादात में तो इस तरह की कहानियां आई, लेकिन उनके अंदर एक दर्दमंदी का और एक रंज का पहलू और एक अखलाकी पहलू बहुत आ गया था। बिल्कुल मेरे यहाँ वो अखलाकी पहलू ना आके मैं उस वायलेंस को दिखाने के लिए, जाहिर है कि मैं इज्तिमाई सतह पे अगर मैं उस वायलेंस को दिखाऊं, उस कत्ल खून गारत गरी को अगर मैं लिखूं, तो फिर तो मुझे वार एंड पीस जैसी कोई चीज़ लिखनी पड़ेगी, जंग के मनाजिर लिखना पड़ेंगे, या फिर मुझे फिसादात को। तो मैं इनफरादी ज़िंदगी के अंदर जो एक वायलेंस शामिल है, ये छूटा हुआ था हमारे यहाँ। और एक ये कि मैं थोड़ा सा एक एंटी रोमांटिक आदमी भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल खालिद जावेद साहब, मैं जहाँ तक समझ पाया कि एज ए क्रिटिक मैं ये देख सकता हूँ आपकी कहानी में कि वी आर पासिंग थ्रू द एज ऑफ इंटेंसिफिकेशन। तो इंटेंसिफाइड नरेशन जो है हमारे यहाँ नहीं था, मतलब इस तरह से इंटेंसिफाइड नरेशन की ज़रूरत थी। और वो इसलिए ज़रूरत थी कि अगर कहीं कथारसिस है तो उस सीन को देखने के बाद इंसानी ज़िंदगी से हमदर्दी पैदा होती है ना। उसका मकसद यही था कि इस इंटेंसिफाइड वर्ल्ड में हम कुछ ऐसा पेश करें ताकि ये लगे कि हम कहाँ पहुंचे हुए, गंदगी की और बदबू की और हरमजदगी की किस सतह पे हम पहुंचे हुए हैं, और उस सतह को से हमें उबरने के लिए हमारा फिक्शन निगार क्या कर सकता है, हमारे अंदर के फुजलात को कैसे बाहर ला सकता है। और कमाल है आपका, मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने मर्डर सीन जिस तरह से लिखा है, मैंने अंग्रेजी नावल में भी पढ़ा है, लेकिन आपका नरेशन, आपका प्रोज बहुत पावरफुल है। मैं इस वक्त एक मॉडरेटर के नाते आपकी तारीफ कर सकता हूं और मैं आपको सराह सकता हूं, मैं सराह रहा हूं। मोहसिन खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मोहसिन खान साहब ने कहानी, इनकी एक कहानी जहरा बहुत मशहूर हुई और उसके बाद में कहानियाँ बहुत लिखी इन्होंने, और ये अदब के मंजरनामे से बहुत दिनों तक गायब रहे, और इन्होंने बच्चों की कहानियाँ बहुत लिखी। अब इनका एक नावल अल्लाह मियाँ का कारखाना आया है। ये उन्वान पढ़ते ही एक तरह के पैराडॉक्स का एहसास होने लगता है, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में हम पहुंच जाते हैं। अल्लाह मियाँ का कारखाना मतलब ये जैसे खालिद जावेद साहब हमें कहे कि भाई आपका तनकीद का कारखाना है,
है ना, और मैं कहूँ क्या आपके यहाँ जो अफसाना का कारखाना है आपका, तो ये तो उस आदमी को कोई कह सकता है जो बराबर का आदमी होगा कि भाई तुमने एक कारखाना लगा लिया है। लेकिन अल्लाह मियाँ का कारखाना और अल्लाह मियाँ से ये कहना, ये बहुत भारी काम है, बहुत भारी काम है कि अल्लाह मियाँ को कहते हैं कि अल्लाह मियाँ का कारखाना है ना। ये बहुत एक नॉवेलिस्ट ही ये जुरत कर सकता है। तो मैं आपको से पूछना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले उस नावल के हवाले से आप भी गुफ्तगू कर रहे थे, खालिद जावेद साहब तो जब गुफ्तगू करते हैं तो मैं लगता है करते रहें और मैं सुनता रहूं। तो बातें आई कि भाई मज़हब है, मज़हब का दबाव है, हम एक थियोलॉजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, उसमें हम अल्लाह मियाँ के बारे में, भगवान जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ऐसा सिचुएशन आपके सामने है, एक मजहबी तशद्दुद का एक बहुत बड़ा माहौल आपके सामने है, आपने ये डेयरिंग कैसे की, ये डेयर कैसे पैदा हुआ? पहले तो मैं ये जो मौजू है, इस पे बुनियादी मौजू, उसके ताल्लुक से कुछ कहना चाहूँगा। थोड़ा सा तवील हो जाएगी मेरी बात, जितना मुख्तसर हो सके। अच्छा, कि देखिए कहानी जो है हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, और कहानी उस वक्त शुरू हुई जब इंसान पैदा हुआ। मेरा तो ख्याल है अगर कहानी ना होती तो ये मज़हब भी ना होता, ये रिवायतें और ये जो किताबें हैं, बहुत सी ऐसी हैं चीज़ें जो हमें उस तरफ ले गई, और हमारा जो अक़ीदत पैदा हुई इन चीज़ों में। और जब इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उस वक्त से वो कहानियाँ कह रहा है, और पहले तो दरख्तों की छालों पे लिखी जाती थी। यूनान और मिस्र में क़ब्ल मसीह से कहानियाँ लिखी जा रही हैं, कही जा रही हैं। और हमारे वहाँ ऋग्वेद वगैरह देखिए, रामायण है, महाभारत है। बहरहाल कहानी और इंसान जो है लाजिम व मलजूम है। नावल के ताल्लुक़ से आपने जो सवाल किया, तो एक मैं वाक़या आपको बताता हूँ कि जब मैंने लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और लिखना भी उस ज़माने में शुरू कर दिया था, तो मैं 20वीं सदी शमा और दूसरी नावल रिसाले पढ़ता था, जिसमें कृष्णचंद्र वेदी, इसमें चुगताई वगैरह की कहानियाँ पढ़ता रहता था। एक दिन मैं लाइब्रेरी पहुँचा लेने के लिए कोई किताब, तो वहाँ एक बुज़ुर्ग मुझे मिले। उन्होंने कहा कि तुमने सादत हसन मंटू का कोई अफसाना पढ़ा? मैंने नाम नहीं सुना था, तो उसके नाम के साथ मंटू लगा था, ये नया लगा। वो मंटू जहन में महफूज रहा, और एक बार 20वीं सदी में मैंने एक कहानी उसकी पढ़ी, खोल दो। तो जब वो खोल दो कहानी पढ़ी, वो ज़माना ऐसा था कि मैं वो चीज़ नहीं समझ सका कि मंटू ने आखिर में वो नसरुद्दीन कहता है अपनी बेटी सकीना से कि नहीं, डॉक्टर कहता है नसरुद्दीन से कि वो खिड़की खोल दो, तो वो बेटी उसकी इज़ारबंद खोल देती जी। तो मैं नहीं समझ पाया कि ये क्या किस्सा था। लेकिन देखिए, ये कहानी होती है जो आपके अंदर तजस्सुस और हकीकत को तलाश करने की तरफ रुजू करती है। तो मेरे जहन में ये गुत्थी पड़ गई कि ये क्या किस्सा था कि उसने इज़ारबंद क्यों खोला, जबकि उसने खिड़की खोलने के लिए कहा। अब वो जिन लोगों ने कहानी पढ़ी वो तो जानते हैं पस मंज़र क्या है उसका। उस लड़की का रेप हुआ था, इस कदर रेप हुआ था कि वो बेहोशी की हालत में अपना इज़ारबंद खोल देती है। तो मैंने सोचा कि मैं भी कहानियाँ लिखूं और इस तरह की कहानी लिखूं। कहानी की तरफ इस तरह मैं रुजू हुआ। तो ये जो अल्लाह मियाँ का कारखाना है, असल में ये एक बच्चे की रुदाद है, और बच्चा ही रावी है इस नावल का। तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि दुनिया अल्लाह मियाँ का कारखाना है। हालांकि उस नावल में कुछ ऐसे तंज हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनको शायद महसूस किया जाए तो वो काबिल एतराज़ भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल मैंने या उस बच्चे ने इस तरह बयान किए हैं कि बहुत से लोग उस चीज़ों को नहीं पकड़ सके। उसमें अल्लाह मियाँ से बहुत सी शिकायतें की गई हैं, और जाहिर है कि उस कारखाने में बहुत सी समाजी, मजहबी और इंसानी इक़दार की और बहुत सी खराबियाँ दिखाई गई। इंसानों का जानवरों के साथ रवैया, उनका परिंदों के साथ रवैया, जानवरों का इंसानों के साथ मोहब्बत सलूक, और इंसानों का इंसानों के साथ रवैया, वो सब चीज़ें जो आप देखते हैं, और कुछ ऐसी पहलू जो आपको नज़र नहीं आती हैं, और तो वो सब चीज़ें उसमें पेश की गई। और वो सब चीज़ें ऐसी हैं, जब ये नावल शाये हुआ और नौजवानों ने पढ़ा, अक्सर मुझे फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि इस नावल का किरदार तो मैं हूँ।
बेशतर वाह। पढ़ने वालों ने ये कहा। वाह। तो गोया मैंने कोई अपनी तरफ से बात नहीं कही है, मैंने वही कहा है जो अल्लाह मियाँ के कारखाने में हो रहा है। अब उसको कहने का अंदाज आपको अच्छा लगा तो वो नावल अच्छा हो गया, वरना कोई ऐसी नई बात नहीं है, ना फ़लसफ़ा है, ना कोई ऐसी नफ्सियात है जो मैं अपने तरफ से लेके आया हूँ, या मैं ऐसा बड़ा थिंकर हूँ कि मैंने ऐसा कोई उसमें ख्याल पेश कर दिया है। वो इसलिए सबको अच्छा लग रहा बहुत है सही कि वो बात। सबके दिल का करीब नावल है, सबकी बातें हैं उसमें, हिंदू भी हैं, ये बात मुसलमान भी सही कही हैं, आपने। और जमातें भी हैं जो मजहबी हैं, सभी कुछ है। तो वो चीज़ें मैंने कोशिश करके उस नावल में नहीं लाया हूँ, वो जो चीज़ें थी वो मैंने उठा करके उस नावल में रख दी और सलीके से रखने की कोशिश की, और बहुत। सलीका जो था वही आप लोगों को अच्छा लग रहा है, वरना कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। और यह खुशी की बात है कि वो नावल इतनी आसान ज़बान में लिखा गया, बच्चा लिख रहा है वो नावल, रावी है उसका, तो उसको बच्चे भी पसंद कर रहे हैं, ख़वातीन भी पसंद कर रही, और ये दानिश्वर लोग जो अच्छे बड़े नावल लिखने वाले हैं इनको भी पसंद आ रहा। तो माशाअल्लाह। किसी नावल की ये बड़ी कामयाबी है कि हर सतह के, हर उम्र के, हर मिजाज के लोग उसको पसंद कर रहे हो, और माशाअल्लाह। मुझे इसकी बहुत खुशी है कि बच्चे भी उसको पसंद कर रहे हैं। बस बस, ये बहुत अच्छी बातें मोहसिन साहब ने, अपने बहुत सवालों के जवाबात आपने बहुत अच्छी तरह से दिए, पेश किए, और आपने कहानी की अहमियत के बारे में भी बताई। हमारा तो कहना ये है कि हम रोज़ हर रोज़ जब बिस्तर पर सुबह से लेकर के बिस्तर पर जाते हैं तो हर रोज़ एक कहानी बन जाती है और हम सो जाते हैं, और आपका वो बीता हुआ दिन एक कहानी में तब्दील हो जाता है। कहानी ना हो तो ना हम खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना हमें आगे के बारे में मालूम होगा, ना पीछे के बारे में मालूम होगा। हम कोई भी बात दरअसल कहानी के फॉर्म में ही कहते हैं। बच्चा हम अपने माँ बाप के बारे में कमेंट करना चाहता है, माँ बाप को देखता है कि गलत कर रहे हैं, तो वो कहानी बना देता है अपने माँ बाप को, और कहता है कि एक जगह एक पापा थे, एक मम्मी थी, वो ऐसे ऐसे करते थे, और माँ बाप समझ जाते हैं कि हमारा बच्चा कहानी के फॉर्म में हम ही पर क्रिटिसिज्म कर रहा है। तो कहानी की अहमियत, जी जी, तो कहानी की अहमियत जो है कि तो ये है, और इस पर तो घंटों बात हो सकती है। हमारे दरमियान रिजवान साहब हैं, मैं इसके बाद में आपसे बात करता हूँ, तो या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, कह नहीं, वो लीजिए आपने जी। बच्चों की बात की, तो आपने देखा होगा आपके घर में बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप से कोई कहानी सुनाने लगते हैं, गढ़ लेते हैं, और वो कहा जाता है कि ये बना लेता है कहानियाँ, फर्जी कर लेता है। तो ये तो कहानी तो हमारी जिबिल्लत में है, हम हर चीज़ में कहानी तलाश कर लेते हैं। आप पेंटिंग कोई देखते हैं तो उसके पस मंज़र में क्या चीज़ ढूंढते हैं? कोई कहानी तो होती है। दुनिया की कोई शय ऐसी नहीं है जिसके पस मंज़र में कोई कहानी ना हो, या आप तलाश ना कर लें, और हर देखने वाला अपने ज़हनी मेयार के मुताबिक, अपनी फ़िक्र के मुताबिक उसमें एक कहानी तलाश कर लेता है, मुख्तलिफ़ किस्म की। रिजवान साहब, हमारे बहुत अच्छी बात कही आपने। रिजवान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, नई नस्ल के कहानीकारों में से हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं। आप भोपाल में रहते हैं, अब दिल्ली आ गए हैं, अब दिल्ली आ गए, सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि दिल्ली आने का। अच्छी कहानियाँ लिखते हैं इस वक्त, और नई नस्ल में एक नुमाया नाम है। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि आप, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप कहानी लिखते हैं, तो आप ये बताइए कहानी आप क्या समझ कर लिखते हैं और कहानी से क्या समझते हैं? जहाँ से बिल्कुल शुरुआत की थी कि मौला बख्श साहब ने, कि कहानी तो सब हर जगह है, और कहानी के बगैर ये ज़िंदगी चलती नहीं है। तो आज कहानीकार का मुझे लगता है कि अब काम थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है। अब जो अखबार हैं या टीवी न्यूज़ चैनल हैं, वो जब कोई रिपोर्ट लिखते हैं या नश्र करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि उस पर एक स्टोरी मैंने भी की थी या स्टोरी करनी है। तो एक स्टोरी तो वो लोग भी अब करने लगे हैं। और तो अब जो चीज़ें हमारे मीडिया में मुख्तलिफ ज़राए से आ रही हैं, अगर हम वही कहानी हम भी करने लगे तो मुझे लगता है हमारी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो मेरी कहानी उसी वक्त से शुरू होती है कि जब कुछ अलग हमें कहना है, जो मीडिया में, समाज में उस तरह से नहीं बिखरी हुई हैं कहानियाँ।
तो ऐसी कहानी कि जब मुझे उकसाती है कि कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हमें तलाश करनी है, हमें जिन ज़िंदगी के अंधेरों में जहाँ दूसरी कहानियाँ नहीं ले जा रही हैं, जो चीज़ें छुटी हुई हैं, वो चीज़ें तलाश करनी होती हैं, तब हम कहानी शुरू करते हैं। और कहानी का एक रोल आज और भी हो गया है, चूँकि मैं एनसीईआरटी में हूँ, तो एनसीईआरटी में हमारे यहाँ जो जोर, एक तो पढ़ाया जो कंटेंट पढ़ाया जाता है, जो चीज़ भी पढ़ाई जाती है, एक होता है कि पढ़ाने का तरीका क्या है। तो उसमें एक मेथड माना जाता है हम लोगों का पेडागॉजी, स्टोरी टेलिंग। तो बहुत सारी चीज़ें जो वैसे गैर दिलचस्प होती हैं, बातें अगर हम पढ़ाएं तो अच्छी नहीं लगती हैं और बच्चे समझना नहीं चाहते हैं, उनको भी अगर स्टोरी की तरह वो बातें बयान कर दी जाएं तो बहुत दिलचस्पी भी लेते हैं और वो उनको समझ में भी आ जाती है। मैं अभी एनसीईआरटी ने एक काम किया है कि 100 नावल उन्होंने पब्लिश किए हैं, वो हमारे दीक्षा ऐप पर हैं। तो उसमें मुख्तलिफ, यहाँ तक कि फिजिक्स, सोशल साइंस और कई हिस्ट्री, उनको एक नावल के तरह पिक्चर्स के साथ नश्र किया है और वो मौजूद है हमारे दीक्षा ऐप पर। तो ये सब तरीके भी होते हैं कि स्टोरी तो हमारी ज़िंदगी में इस तरह से रची बसी है कि उसके बगैर काम चल ही नहीं सकता है। तो लेकिन स्टोरी मुख्तलिफ तरीके की होती हैं। एक स्टोरी वो होती हैं जो अखबार और दूसरे ज़राए में हैं, एक स्टोरी वो भी होती हैं जो हमारे एनसीईआरटी और पेडागॉजी के तौर पर है, और जो हम एक कहानीकार के तौर पर कहते हैं तो वो वहीं से शुरू होती है। मुझे लगता है कि अंधेरी दुनियाओं की तलाश करो, जो चीज़ें नहीं कही जा रही हैं किसी डर से, किसी खौफ से, वो चीज़ें भी अगर कहानी में आ जाती हैं तो बात तो पहुंच जाती है, लेकिन किसी तरह से वो हम कहीं किसी हद तक, ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह से वो महफूज हों, लेकिन फिर भी एक नए तरीके से वो दूसरे तरीके से हम दूसरों तक पहुंच भी जाती हैं और वो गिरफ्त में नहीं आती। तो एक एहतजाज का भी ज़रिया होता है। लेकिन मुझे लगता है कहानी का जो मेरे लिए सबसे बड़ा वो होता है, वो ये होता है कि जब तमाम जो उलूम फ़नून हैं वो सब स्टोरी अपनी अपनी कह रहे होते हैं, तो वो दुनिया के नज़र से देखते हैं और वो वहाँ एक इज्तिमाई ज़िंदगी होती है कि तमाम दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, क्या ऐसे दुनिया बदल रही है। लेकिन एक जो इज्तिमाई ज़िंदगी को एक फ़र्द या एक इंसान कैसे देखता है, जो हमारे पास दूसरे ज़राए से पहुंच रही हैं, वो एक ज़ाती नुक्ता नज़र नहीं उसमें होता है कि वो दुनिया पे इतना जुल्म हो रहा, नुकसान हो रहा है, हम किधर जा रहे हैं, ये सवाल तमाम ज़राए से आ रहे हैं। लेकिन हम अब बतौर एक इंसान उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, उसमें कौन कौन से पहलू छूटे हुए हैं, तो ये कहानी जो है मेरे लिए दिलचस्पी का बाइस होती है। और एक आखिरी जो पहलू मैं कहूँगा कि जब हम कहानी शुरू करते हैं तो वो भी एक आम जिंदगी की कहानी होती है, आम इंसान की कहानी होती है। लेकिन जब कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो एक माबादुत तबियाती तनाजुर में पहुंचती जाती है और एक नया बिल्कुल उस चीज़ को लगता है कि हम जैसे बिल्कुल नई चीज़ हो गई। मैं अगर अपनी एक कहानी का जिक्र करूं, एक कहानी है मेरी चवन्नी, मौला बख्श सुनी। तो वो एक आम चवन्नी है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो वो चवन्नी नहीं रहती है, वो कुछ और भी हो जाती है। तो ये कुछ और भी बनाना जो है मुझे लगता है कि अफसाना निगार का काम है। तो यहीं पर फिलहाल मैं बात खत्म करता हूँ। आगे बहुत सही बात, बहुत सही बात। बहुत हाँ, अंधेरों का रिपोर्टर, वाह वाह वाह। रिजवान साहब की कहानी का एक कहानी है अंधेरों का रिपोर्टर। अभी इन्होंने कहा एक कहानी चवन्नी, वो कहानी तो मैंने पढ़ी है, उस पर बातचीत भी हम लोगों ने की थी। तो रिजवान साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ कहानी की अहमियत, मौजूदा अहद में कहानी कहने का, स्टोरी टेलिंग की जो पोएटिक्स है, जो शेरियात है, कैसे क्यों कर बदल देना होगा हमें, क्योंकि
हर आदमी कहानीकार इस वक्त ज़्यादा हो गया है, रिपोर्टर भी कहानीकार ही कहे जा रहे हैं, सब लोग कहानी ही लिख रहे हैं, स्टोरी ही कर रहे हैं। तो ऐसे में अब कहानीकार के लिए मसला तो पैदा हो जाता है कि भाई सावधान इंडिया देखने के बाद मुझे तो मंटो की बहुत से जराइम की कहानियां फीकी मालूम होती हैं, बहुत सी। सावधान इंडिया देखता, आप पहले किसी ज़माने में जराइम की वो कहानियां बहुत अच्छी लगती थी जो मंटो ने लिखी हैं, लेकिन मंटो की बहुत सारी कहानियां मुझे इस वक्त जो है ना सावधान इंडिया पर दिखाई देने वाली जो कहानियां हैं उसको देखने के बाद मंटो की कहानी पढ़ने को जी नहीं चाहता। मंटो की कुछ कहानियां हैं जो अब जिंदा रहेंगी, शायद मीडिया के असरात से बच जाए। तो मीडिया के ही मैसेज से कैसे बचना है और बसीरत का एक नया सामान कहानीकारों को कैसे पैदा करना है ना, ये तो बहुत चैलेंजिंग बात है जो रिजवान साहब कह रहे थे। मैं खालिद साहब से इस पर चाहूँगा कि आप बसीरत पैदा करने के लिए क्या करना चाहेंगे, और मोहसिन साहब भी उसके बाद बताएंगे कि बसीरत पैदा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे, और रिजवान साहब भी बताएंगे कि बसीरत पैदा करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए वो तो मुझे मालूम नहीं इस बारे में बिल्कुल, और बसीरत का लफ्ज़ मेरे लिए बेहद अजनबी है, क्योंकि बसीरत तो हमेशा बिल्कुल हासिल करता है। लेकिन मैं एक बात ये कहूँ कि जहाँ कहानी की अहमियत की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि असल में फिक्शन जो है, मैंने ये पाया कि वो हमारे शऊर की ज़बान है। या क्या बात है, क्या बात है, मतलब वो हम कोई चीज़ सोच ही नहीं सकते हैं बगैर फिक्शन की ज़बान की। क्या बात है, क्या अभी बात। जो जिस सेशन में हम लोग होके आए हैं, अगर मैं इसको आपको बताना चाहूँ तो वो एक कहानी का पैराया हो जाएगा। बिल्कुल, हम गए थे, हम गए, फिर मोहसिन ने ये कहा, तो फिर फरज साहब ने ये कहा, तो एक कहानी हो जाएगी, कहानी हो जाएगी। तो एक तो ये चीज़ है। और मुझे एक कौल याद आता है हजरत अली का, उससे बात खत्म कर दूंगा। उनका ये कौल है, शायरी के लिए नहीं है, उन्होंने कहा कहानियां कहते रहो ताकि लोग कुछ तो समझें। हाँ, कुछ तो समझें, इबरत हासिल करें। मोहसिन साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? जैसे कि खालिद जावेद साहब ने फरमाया, बसीरत तो अभी मुझे भी हासिल नहीं हुई है। बहरहाल अब मैं तो जाहिर है कि जो चीज़ लिख रहा हूँ, अब पढ़ने वाले ये खुद महसूस कर सकते हैं उसको पढ़ के कि वो क्या उससे हासिल कर सकते हैं, कितनी बसीरत है उसमें। तो मेरी तख्लीक ही जाहिर है कि वो मैं पेश कर देता हूँ। अब अलग से मैं क्या बता सकता हूँ कि मैं किस तरह से बसीरत, मेरी कहानियाँ ही में बसीरतें छुपी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात। हाँ रिजवान साहब, ये सवाल जाहिर है कि मैं अपनी कहानियों के बारे में तो नहीं जानता कि क्या उसमें कुछ बसीरत होती है या नहीं होती है। सही बात कही आप। और लेकिन चूँकि मैं कहानी का कारी भी हूँ और जाहिर है उर्दू अदब पढ़ता पढ़ाता भी हूँ, तो उससे जो कुछ समझ मुझ में पैदा हुई है, तो सबसे पहले बात तो ये कि कहानी एक जो बुनियादी एलिमेंट्स रवायती तौर पर माने जाते हैं कि एक तजस्सुस उसमें पैदा होना चाहिए। और कहा जाता है कि उसके बाद क्या हुआ ये सवाल बराह रास्त लगातार चलता रहना चाहिए। लेकिन मैं इन दोनों सवालों को खारिज करता हूँ, और इन सवालों से कहानी तफरीह हो जाती है, वो बसीरत या उसमें जमालियात कहीं गुम हो जाती है। बहुत सही जान, बहुत तो सही मैं इन दोनों सवालों को कहानी से खारिज करता हूँ। अभी 2 रोज़ की पहले की बात है कि किसी ने लिखा कि शमसुर रहमान फारूकी का जो नावल है कई चांद थे सरे आसमां, उसमें उन्होंने एडिटिंग शायद सही से नहीं की, मुझे लगता है कि उनको लगता था कि 100-150 सफ़े उसमें कम किए जा सकते थे। तो मैंने उनसे तो नहीं कहा, लेकिन मैंने जो सोचा उसमें ये लगता है कि हम जब अगर कहते हैं कि टॉल्स्टॉय को पढ़िए, वो जंग और अमन या अन्ना कर्निना, तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें लिख जाते हैं जो तजस्सुस और क्या हुआ को बिल्कुल खारिज करती हैं। अब वो साहब जो ऐसा लिख रहे थे फारूकी साहब के बारे में, वो उनको मालूम है कि वो दोनों बड़े नावल है। तो अगर बड़ा नावल निगार है तो उसका एक काम ये भी करना है कि अपनी जो ज़माने की जो दस्तावेज़ हैं, उसके जो हालात हैं, उनको दस्तावेज़ के तौर पर भी
कि बयान करना, न ये सिर्फ ये नहीं कि तजस्सुस क्या, जब बिल्कुल। ये चीज़ें बयान होंगी तभी उसमें कोई बसीरत बिल्कुल, या बिल्कुल, बिल्कुल। उसका जमालियाती ज़ौक़ उससे निकलता है। अदरवाइज़ वो तफरी हो जाती है, इसलिए हमें तफरी में और उसमें फ़र्क करना पड़ेगा। बहुत सही बात, जमालियात सही बिल्कुल बात। अलग चीज़ है, सही और बात। कहानी या अफ़साना जो हम अदब में पढ़ते हैं वो बसीरत या और जमालियात के लिए होता है, वो तफरी नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल तो- सही, बिल्कुल सही। तो बस ये बिल्कुल मेरा सही। मानना है। हाँ, रिजवान साहब का मारूज़ा बहुत हद तक और बड़ी हद तक सही है कि वो तजस्सुस के चक्कर में सीधे तर्ज की और सीधे उसलूब की कहानियाँ, रास्त बयानिया वाली कहानियाँ या मुस्तहकम बयानिया वाली कहानियाँ सामने आती हैं, जिसमें तजस्सुस को बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। जब हम कहानी को आगे पीछे करते हैं, कहानी को बीच से शुरू करते हैं, कहानी को लीनियर नहीं रहने देते हैं, तो गोया कि हम अपने कारी के शऊर को इधर से उधर कर रहे होते हैं, और उसके शऊर की तहों में छुपी हुई जो बसीरतें होती हैं आपके कहानी के थ्रू नमूदार होती हैं। ये कहना चाह रहे थे रिजवानुल हक साहब। एक बात मैं कहूँ कि इस वक्त जो चैलेंज है हमारे अदीबों को, ख़ास तौर से कहानीकारों को, जो चैलेंज है उस चैलेंज से बचने के लिए हमें नए इमेजेस और चार्ज्ड इमेजेस बनाने होंगे। वो इमेजेस जो बरकी रॉ पर नहीं आ सकते हों, उन इमेजेस में आपको जाना होगा। अगर वो इमेजेस आप बना देते हैं, खल्क कर देते हैं, तो गोया कि हम बरकी रॉ में बनने वाले इमेजेस को मात दे सकते हैं, तब जाकर के हमारा ये चैलेंज पूरा होगा। दूसरा काम ये करना होगा कि हमारी ज़बान बड़ी हद तक मीडिया से मुतासिर हो गई है, और हम मीडिया से मुतासिर हों ये तो बहुत फितरी बात है, बहुत बड़ा जबर है। माशरे में चारों तरफ मीडिया ही मीडिया है, तो हमारे अदीबों की ज़बान अगर मीडिया से मुतासिर हो जाए तो क्या कोई अजूबा तो है नहीं, मीडिया से तो मुतासिर होना ही होना है। तो इस तासुर पजीरी को, इस तासुर को ज़ायल करते रहने की कोशिश करनी होगी। यानी मीडिया में जो बातें कही जा रही हैं और जिस जबान में कही जा रही हैं, मान लीजिए मैं अंग्रेजी में लिखता हूं और अंग्रेजी मीडिया है, भाई BBC लंदन है और दुनिया भर की चीज़ें हमारे सामने तरह तरह की इमेजेस आ रहे हैं। सुबह से शाम तक अगर सिर्फ मीडिया से स्टोरी तलाश करना चाहे तो आप एक स्टोरी कम से कम मुतवस्सित दर्जे का तो लिख ही सकते हैं। दिन भर न्यूज़ सुनने के बाद शाम को एक स्टोरी रख सकते हैं आप सामने और उसी जबान में रख सकते हैं। तो हमें मीडिया से बहुत कुछ सीखने के बाद अपने जहन को, अपने तखय्युल को ज़्यादा से ज़्यादा जरखेज करने की ज़रूरत है और अपने इमेजेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर टॉपसी टर्वी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम नया इमेज क्रिएट कर सकते हैं। मोहसिन खान साहब यहाँ मौजूद हैं और खालिद जावेद साहब मौजूद हैं। इनकी एक कहानी का नाम है रूह में दांत का दर्द। इमेज बदल गया, दिखाओ मीडिया पर, इसको कैसे दिखा सकते हो? नहीं दिखा, यू कैन नॉट शो इट, यू हैव टू रीड इट एंड ओनली रीडिंग कैन डिसाइड द मीनिंग ऑफ रूह में दांत का दर्द। कैन नॉट शो, आप दिखा नहीं सकते इसे, हालांकि दिखाने की भी कोशिश की है। तो इस तरह के इमेजेस के जरिए हम कहानी को, कहानी की तहदारी को, कहानी की जबान को, कहानी की जबान के इमेजेस के थ्रू बचा सकते हैं और हम एक सबक दे सकते हैं मीडिया वालों को कि आओ जरा मेरी कहानी को फिल्मा के देखो तो पता चले कि कैसे फिल्मा सकते हो। आओ चवन्नी को और रूह में दांत के दर्द को और जहरा को फिल्मा के देखो तो पता चलेगा कि हम कहानी कहते हैं, कहानी दिखाते नहीं। हाँ, लेकिन कोशिश करते हैं कहानी दिखाने की, टेलिंग एंड शोइंग हमारा, लेकिन हम टेलिंग भी हैं प्लस शोइंग है। आप शोइंग है, टेलिंग नहीं है ना? तो हमारा काम अलग है, हमारा काम ज्यादा बड़ा है मीडिया से, और मीडिया को ये बताने की जरूरत है। कहानी के इस सेशन में हमारे दरमियान रिजवान साहब, मशहूर मारूफ नॉवेलिस्ट अफसाना निगार मोहसिन खान साहब और हमारे दोस्त खालिद जावेद साहब, जिनको मैं इस वक्त एक अजूबा फिक्शन निगार मानता हूं, मौजूद हैं। कहानी के इस सेशन में कहानी पर बहुत सारी गुफ्तगू हुई, आप तमाम ही हजरात उससे महजूज हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए यह सेशन यहीं पर ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।